हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th फंक्शन अपन कर रहे थे। फंक्शन में अपन फंक्शन की शीट सॉल्व कर रहे हैं। शीट का अपन आज डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो निकाल लीजिए डीपीपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया है f और g दोनों 1 1 है तो f प्लस जी इज 1 1 होगा। ऑब्वियस है, सही है, ट्रू है। तो दूसरा है अगर f और g 1 1 है तो f इंटू जी 1 1 होगा। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। तीसरा है कि अगर f ऑड है तो नेसेसरी 1 1 ही होगा। तो देखो भाई, पहला वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सही है कि अगर f एक 1 1 फंक्शन है तो f प्लस जी भी एक 1 1 फंक्शन होगा। और तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है कि f अगर एक ऑड फंक्शन है तो f प्लस जी भी एक ऑड फंक्शन होगा। दूसरे वाले के बारे में आपका क्या कहना है? f और g अगर 1 1 फंक्शन है तो क्या f इंटू जी भी एक 1 1 फंक्शन होगा? इसको अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अपन ऐसा करते हैं, hx ले लेते हैं। hx अपन ले लेते हैं fx इंटू जी एक्स। hx अगर अपन ने ले लिया fx इंटू जी एक्स तो बिल्कुल सही बात है, हम hx1 इक्वल टू अगर hx2 करते हैं तो hx1 इक्वल टू hx2 होता है। तो हमारे पास है fx1 इंटू जी x1 इक्वल टू fx2 इंटू जी x2। अच्छा, हमने पढ़ा है f एक 1 1 फंक्शन है तो fx1 इक्वल टू fx2 तब होगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल टू x2, और gx1 इक्वल टू gx2 जब हो जाएगा जब हमारे पास जो है x1 इक्वल टू x2 होगा। तो उस हिसाब से एक 1 1 फंक्शन होना चाहिए। तो अगर अपन देखें तो इस हिसाब से तो ये एक फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। और फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड 3 तीनों जो है वो करेक्ट होंगे। तो ये भी हमारे पास करेक्ट हुआ, क्योंकि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2, और gx1 इक्वल टू gx2 है तो x1 इक्वल टू x2। तो ये इक्वल जब होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। तो इससे हमारे पास ये आ गया कि hx भी एक 1 1 फंक्शन होगा। तो भैया हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर आ गया, तीनों पार्ट इसके, ए डी ऑप्शन इसका आ गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। 2 5 f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 से 2 बोथ क्लोज से 2 से 5 बोथ क्लोज एंड fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज। ये कैसा होगा? इंजेक्टो बट नॉट सर्जेक्टो, सर्जेक्टो बट नॉट इंजेक्टो, इंजेक्टो एज वेल एज सर्जेक्टो एंड इंजेक्टो नाइदर इंजेक्टो नॉट सर्जेक्टो। तो ये कैसा होगा ये अपन को पता करना है। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, मैं इसको क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसका ग्राफ तो हमारे पास जो है माउथ ओपनिंग अपवर्ड आएगा। d की वैल्यू देखें तो b स्क्वायर मतलब 36 माइनस ऑफ 4ac, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस आ जाएगा हमारे पास 60। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 24। अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड। माउथ ओपनिंग अपवर्ड हमारे पास ग्राफ बनेगा और इसका d नेगेटिव है तो पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर होगा। x इक्वल टू 0 पे जो इसकी वैल्यू होगी, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी 6 अपॉन 2a इज 6, तो माइनस बी बाई 2a इज 1। और ये वाला हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस डी बाई 4a। माइनस डी इज 24 और 4a मतलब 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब हमारे पास जो डोमेन है वो 0 से लेके 2 है, तो 0 तो यहाँ होगा, ये बीच का पॉइंट 1 है तो इतनी डिस्टेंस में एक पॉइंट हमारे पास 2 होगा। तो 0 से लेके 2 तक का जो ग्राफ है वो ग्राफ अपना है। अब 0 से लेके 2 तक ये अपना ग्राफ है तो साफ साफ दिख रहा है ये नॉन मोनोटोनिक ग्राफ है, मतलब ये 1 1 ग्राफ नहीं होगा, ये हमारे पास मैनी 1 ग्राफ होगा। दूसरी चीज़ इसकी अगर अपन रेंज देखें तो रेंज 2 से लेके 5 हो रही है, बोथ क्लोज, और 2 से लेके 5 इसका कोडोमेन है तो ये ऑन टू भी होगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मैनी 1 ऑन टू। मैनी 1 ऑन टू मतलब सर्जेक्टो बट नॉट इंजेक्टो, सर्जेक्टो बट नॉट इंजेक्टो मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बोला गया है फंक्शन fx एंड gx आर डिफाइंड फ्रॉम r to r सच दैट fx से x plus 3 when x belongs to a rational number and 4x when x belongs to a rational number, gx से jx equal to x plus under root 5 when x belongs to a rational number and minus of x when x belongs to a rational number। बोला गया है f माइनस जी ऑफ एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो अगर हम f माइनस जी ऑफ एक्स निकालें तो जब x हमारे पास रैशनल नंबर होगा तो इसका x प्लस 3 और इसका माइनस x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। जब x हमारे पास रैशनल नंबर होगा
तो इसका 4x और इसका x माइनस अंडर रूट 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस ऑफ अंडर रूट 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास f माइनस जी ऑफ x जो होगा ये होगा f माइनस जी ऑफ x। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ें। अब बोला गया है बताओ भैया एक ऐसा फंक्शन होगा 1 1 ऑन 2 होगा कि 1 1 बट नॉट ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 बट नॉट 1 1। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास कैसा होगा। तो अगर हम देखें 1 1 मैनी 1 चेक करते हैं, तो 1 1 मैनी 1 में हमारे पास f माइनस जी ऑफ x1 इक्वल टू f माइनस जी ऑफ x2 हमें रखना है। अब इसमें 3 केस पॉसिबल है। पहला केस है जब x1 और x2 दोनों रैशनल नंबर हैं। दूसरा केस हमारे पास है जब x1 और x2 दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। और तीसरा केस है जब एक x1 मान लीजिए रैशनल नंबर है और x2 मान लीजिए इर्रेशनल नंबर है। अब देखो जब दोनों रैशनल नंबर होंगे तो दोनों जगह अपन ये चीज़ पुट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। तो यहाँ से तो x1 इक्वल टू x2 मतलब 1 1 आ जाएगा। जब इर्रेशनल होगा तो यहाँ पर पुट कर देंगे 3x1 माइनस अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा 3x2 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास इस केस में ही 1 1 हो जाएगा। अब जब एक रैशनल और एक इर्रेशनल होता है उस वाला केस देखें तो एक हमारे पास हो जाएगा 2x1 प्लस 3 और एक हो जाएगा 3x2 माइनस अंडर रूट 5। तो भैया ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम देखें। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमारे पास x2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x1 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास होगी। अपन कुछ ऐसी वैल्यू लें जिसमें x1 x2 दोनों अलग अलग आ जाएँ। मान लीजिए मैंने x1 की वैल्यू ले ली माइनस ऑफ 3/2। x1 की वैल्यू मैंने माइनस 3/2 ले ली और x1 की वैल्यू मैंने माइनस 3/2 ले ली, तो x1 एक रैशनल नंबर है और x2 की वैल्यू मैंने ले ली मान लीजिए रूट 5/3। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो अगर मैं x1 इक्वल टू माइनस 2/3 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू और रूट 5/3 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है। तो अगर ये दोनों इक्वल टू क्या हो रहे हैं, 0 कब हो रहे हैं, जब दोनों की वैल्यू अलग अलग है। x1 इक्वल टू माइनस 3/2 है और x2 इक्वल टू रूट 5/2 है। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया है कि भैया f माइनस जी ऑफ x1 इक्वल टू हो गया f माइनस जी ऑफ x2 कब, जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और ये वाला केस आ गया, मतलब ये फंक्शन हमारे पास मैनी वन फंक्शन हो गया। तो अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो फंक्शन होगा ये मैनी वन फंक्शन होगा। अब हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू होगा कि इन टू होगा। अब ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर। देखो भैया ये फंक्शन डिफाइन है ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा। अब जब डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा तो उस केस में जब अपन रैशनल वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 2x प्लस 3 आएगा। 2x प्लस 3 आएगा मतलब रैशनल वैल्यूज आएंगी। जब अपन इर्रेशनल वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 3x माइनस रूट 5 आएगा, मतलब यहाँ पे इर्रेशनल वैल्यूज आएंगी। तो सवाल ये है कि क्या ऑल रैशनल वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी और ये ऑल इर्रेशनल वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। x की वैल्यू रैशनल रखने पे यहाँ पे पूरी रैशनल वैल्यूज आउटपुट में आएंगी, x की वैल्यू रैशनल रखने पे यहाँ पे पूरी इर्रेशनल वैल्यूज अगर आउटपुट में आती हैं तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों वैल्यू आउटपुट में अगर आ गई हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑल रियल नंबर इसका रेंज होगा। तो क्या ऑल रियल नंबर इसका रेंज हो रहा है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो बीच में जो है कट पिट रही है, मतलब जो बीच में कोई ऐसी वैल्यू जो कभी नहीं आ पाएगी। तो अगर हम देखें तो ऐसा अभी तो अपने कोई समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं x की रैशनल वैल्यूज पुट करूँगा तो कोई ना यहाँ पे भी रैशनल वैल्यूज ही आएंगी और x की अगर वैल्यू रैशनल पुट करूँगा तो यहाँ भी x की रैशनल वैल्यू ही आएंगी। तो ऑल रियल नंबर इसके रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। ऑल रियल नंबर हो जाएगी तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन अपन देखें तो ये हमारे पास मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। मैनी वन ऑन टू मतलब क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू बट नॉट बट वन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर में आएगा। तो नोट कर लीजिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हमारे पास f एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू 1 टू इन्फिनिटी और fx की वैल्यू है log बेस 10 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये क्या है k प्लस 1 और प्लस 10।
बोला गया एफ अगर सर्जेक्टिव फंक्शन है तो के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू 1/3 होगा, के इज लेस देन 1/3 होगा, के इज ग्रेटर देन 1/3 होगा, कि के इक्वल टू 1 होगा। चलिए अपन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई हमारे पास ये चीज है कि ये सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव है मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ये 10 यहाँ चले जाएगा, 10 यहाँ चले जाएगा, तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ दिस प्लस 10 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और अंडर रूट ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी जब उसके अंदर जो सामान लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ k प्लस 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो इसका d क्या क्या हो सकता है। तो हमें एक केस तो ये पता है कि भाई d की वैल्यू 0 हो सकती है, और दूसरा केस हमें ये पता है कि d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है। अब स्थिति ये है कि हमें जो रेंज निकालना है उसमें 1 पे इक्वलिटी होनी ही चाहिए। अगर अपन d नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ 0 पे इक्वलिटी नहीं होगी, और जब 0 पे इक्वलिटी नहीं होगी तो यहाँ 1 पे इक्वलिटी नहीं होगी, और 1 पे इक्वलिटी नहीं होगी तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। d की वैल्यू जब 0 होगी तभी इसकी वैल्यू 0 भी होगी और पॉजिटिव होगी, मतलब 0 पे इक्वलिटी होगी, और जब इसकी 0 पे इक्वलिटी होगी तो इसकी 1 पे इक्वलिटी होगी, मतलब इसका केवल d इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो सकता है इसका। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को अपन 0 पुट कर दें। अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर देते हैं तो इसका जो अगर अपन d पुट कर दें 0 तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ जाएगा, दैट इज के इक्वल टू 1/3। समझ गए हमने d नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर d नेगेटिव होता तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, केवल पॉजिटिव 0 होगा। यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी तो यहाँ 1 पे इक्वलिटी नहीं होगी, और 1 पे इक्वलिटी नहीं होगी तो ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। इक्वलिटी 1 पे चाहिए ही चाहिए, तो ये 0 पे इक्वलिटी चाहिए ही चाहिए, और 0 पे इक्वलिटी और पॉजिटिव केवल इस वाले केस में होता है d इक्वल टू 0 पे, तो k की वैल्यू 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, मतलब भैया इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए, तो अपन 1 1 ही चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, एक फंक्शन डिफाइन है f(r2r) और f(x) की वैल्यू हमारे पास है x³ प्लस x प्लस 1। अगर मैं f' करता हूँ तो f' हमारे पास 3x² प्लस 1 आएगा। 3x² प्लस 1 मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन बोले 1 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर नहीं होगा, अपन ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 के बारे में अपन बात करें। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी के बारे में हमने बात की, तो ऑप्शन नंबर बी में जो फंक्शन दिया है वो 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, 2 0 पे 1 1 पे क्लोज, और f(x) की वैल्यू दी है e का पावर माइनस मॉड x। तो इसके बारे में हम बात करें तो भैया e की पावर माइनस x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है e की पावर माइनस x। अगर यहाँ पर मॉड लगाते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस पे होगी और वही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस पे होगी, तो कुछ इस तरीके से ये होगा। और यहाँ पे हमारे पास 0 पे इक्वलिटी है तो यहाँ 1 पे इक्वलिटी होगी, और यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। अब इस फंक्शन के बारे में बोलें क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं, ये फंक्शन बिल्कुल ही 1 1 नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। क्या ये फंक्शन जो है ऑन टू हो रहा है, तो ऑन टू हो रहा है, बिल्कुल ये फंक्शन ऑन टू भी हो रहा है। तो अगर अपन ने 0 से इन्फिनिटी के बीच का ग्राफ देखा तो ये हमारे पास का ग्राफ बनेगा, तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 बट ऑन टू है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो सकता है। तो फिफ्थ जो है फिफ्थ अगर अपन देखें डीबीबी नंबर 5 का, डीबीबी नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन, भाई e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। 0 पे वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। जब e की पावर माइनस मॉड x लगाएंगे तो जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस पे था वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, कुछ इस तरीके से बात होगी। अब यहाँ पे डोमेन जो है, अच्छा एक मिनट, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, ये अपन डोमेन ऑल रियल नंबर ले रहे हैं, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा। 0 से इन्फिनिटी में तो यही वाला ग्राफ होगा, और ये ग्राफ ऑलवेज 1 1 है। ये ग्राफ हमारे पास कैसा है, 1 1, अपन को नॉट 1 1 चाहिए, तो बी आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास बी आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद अपन आते हैं सी पे। सी देखो भैया, सी अगर अपन देखें तो सी में हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन है r से लेके r, और f(x) की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x का पावर 3 प्लस है 2x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1। तो अगर मैं f' निकालता हूं तो f' की वैल्यू हमारे पास आती है 3x² प्लस 4x माइनस 1।
अब देखो भाई इसका अपन जैसे डी निकालते हैं, एक्स तो ऑल रियल नंबर है ना इसका, तो अगर मैं इसका डी निकालता हूं तो इसका डी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, मतलब ये हमारे पास फंक्शन मैनी वन होगा, फंक्शन एफ एक्स जो है वो मैनी वन होगा। और क्यूबिक फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर ही होती है तो ऑन टू भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना आंसर होगा। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास फंक्शन गिवन है आर से लेकर आर प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर अपन देखें ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी होगी, और ये दिया है आर प्लस, तो ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर नंबर सी आ जाएगा, नोट कर लीजिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर आ गया हमारे पास सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और बी भी हमारे पास सेम ही सेट है, दैट इज 1 2 3 4। बोला गया है एक फंक्शन डिफाइन है एफ ए टू बी, और ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, और दूसरा बोला गया है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा है तो बताओ ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस होंगे। तो भैया ऐसा है कि अगर अपन ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ भी 1 2 3 4 है। अगर अपन टोटल 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 होंगे, 4 आइटम, इन 4 आइटम में जमाना फैक्टोरियल 4। 1 के पास 4 ऑप्शन हो गए, 2 के पास 3 ऑप्शन हो गए, 3 के पास 2 ऑप्शन हो गए, 4 के पास 1 ऑप्शन हो गए। अब बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स नहीं हो सकता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ केस बनेंगे। पहला केस तो बनेगा कि भाई हमारे पास ये ए है, बी है, ए टू बी, 1 पे वैल्यू मतलब सभी 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4 ना हो, तो ये वाला केस तो हमारे पास आ गया 1। ऐसे कितने आंसर होंगे? 1 होंगे, तो ये हमारे पास जो 24 आएगा इसमें से एक ये माइनस कर देंगे। तो दूसरा हमने केस बनाया कि भाई ऐसा है कि जो ए से लेके बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा तो हो नहीं सकता 3 के पास सेम हो, 1 के पास अलग हो। अब 2 के पास सेम हो, मान लो 4 के पास 1 के पास 1 है, 2 के पास 2 है, कोई भी 2 के पास सेम हो, 2 के पास अलग है, तो 4 के पास कितना ऑप्शन 1 और 3 के पास भी 1, तो ऐसा कितने ऑप्शंस होंगे इस केस में 1। और ऐसे कितने केस होंगे 4C2, भाई 4 में से 2 के पास 1 सेम ले होने चाहिए ना, तो माइनस कर देंगे अपन 4C2 जब 2 के पास सेम होंगे। तो तीसरा केस अपन माइनस करेंगे जब एक के पास बस एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला हो और बाकी 3 के पास ना हो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो 1 के पास 1 है, अब 2 के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 2 के पास केवल 2 ऑप्शंस हो गए। फिर 3 के पास केवल एक, 2 ने 3 ले लिया, 3 के पास जो है इस वाले केस में 3 के पास कितना ऑप्शंस हैं? 3 के पास जो है 4 के पास, देखो 4 के पास एक ऑप्शन है, तो 3 के पास भी केवल एक ही ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन हो गए। और ऐसे कितने केस होंगे? एक बार 1 को 1 मिल जाए एक केस, एक बार 2 को 2 मिल जाए दूसरा केस, एक बार 3 को 3 मिल जाए तीसरा केस, एक बार 4 को 4 मिल जाए चौथा केस, तो ऐसे 4 केस होंगे। तो ये अपन ने माइनस कर दिया 8, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 24 माइनस 1, 4C2 मतलब 6 और माइनस ऑफ 8, तो हमारे पास हो गया 24 माइनस 15, तो आंसर कितना जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या है? बी 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास है g, और g जो है ये डिफाइन है r से लेके r, और बोला गया है gx की जो वैल्यू है वो x का पावर 3 प्लस p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू एक्स प्लस r। बोला गया है 3q इज ग्रेटर देन है p स्क्वायर, तो ये कैसा होगा? 1 1 ऑन 2 होगा, ऑन 2 बट नॉट 1 1 होगा, 1 1 बट नॉट ऑन 2 होगा, नाइदर 1 1 और ऑन 2 होगा। तो भैया अपन ने देखा ये क्यूबिक फंक्शन लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो है, मतलब इसका रेंज तो ऑल रियल नंबर ही होगा और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, तो ये फंक्शन तो ऑन 2 हो गया, इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला 1 1 मैनी 1 के लिए, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2px प्लस q। इसका मैंने d निकाला तो ये आ गया हमारे पास 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू q, तो ये हमारे पास 4 बाहर आ गया और ये हो गया p स्क्वायर माइनस ऑफ 3q। अच्छा, हमें जो गिवन है वो गिवन है 3q इज ग्रेटर देन p स्क्वायर, तो अगर हम देखेंगे p स्क्वायर माइनस 3q तो ये पॉजिटिव होगा,
तो डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, और डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होगी, और ऐसा होगा तो ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो मोनोटोनिक नहीं होगा, मोनोटोनिक नहीं होगा तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा तो ये फंक्शन मैनी वन होगा। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ऑन टू बट मैनी वन। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारे पास, ऑन टू बट नॉट वन वन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी आ गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि पी एक्स एक फंक्शन है, पी एक्स एक फंक्शन है, ये है x का पावर 4 प्लस a इंटू एक्स का पावर 3 प्लस b इंटू एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक फंक्शन है जहाँ पे a b c d आर रियल नंबर। क्वेश्चन में गिवन है p ऑफ 0 की वैल्यू है 6, p ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो है 7, p ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है 8 और p ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो है 9। तो p ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व ऐसे कर लेते हैं कि 0 मतलब x, 1 मतलब x माइनस 1, 2 मतलब फैक्टर x माइनस 2, 3 मतलब फैक्टर x माइनस 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो x का पावर 4 आएगा, उसका कोफिशिएंट है 1, तो इसके आगे अपन कोई कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, इसे लिख देंगे प्लस a टाइम्स ऑफ, फिर अपन ले लेंगे पीछे का एक कम कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ, एक और कम कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c टाइम्स ऑफ x प्लस d। ये अपन ने px ले लिया। अब अपन यहाँ पे ABCD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं p ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ तो p ऑफ 0 की वैल्यू है 6। अब जैसे ही मैं x के लिए 0 पुट करूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा अपने पास d। तो हमारे पास जो d है इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ये एक चीज़ हो गई। फिर मैंने p ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, p ऑफ 1 की वैल्यू अगर मैंने निकाली तो p ऑफ 1, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये बचेगा c प्लस d। तो ये हमारे पास आ जाएगा c प्लस डी, और इसकी वैल्यू है 7, d की वैल्यू 6 है, तो c प्लस 6 इक्वल टू 7, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई। फिर हमने p ऑफ 2 रखा, तो p ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 8 है। अब जैसे अपन p ऑफ 2 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये बचेगा अपने पास, ये बचेगा 2d प्लस यहाँ 2 रखा 2c प्लस d इक्वल टू 8। तो हमारे पास ये d कितना है 6 और c कितना है 1, तो ये हो गया 2b प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। तो यहाँ से b की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 0। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक अपन ने देख लिया कि हमारे पास d की वैल्यू 6 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें, जगह खाली चाहिए मुझे। चलिए वीडियो पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम अब p ऑफ 3 की वैल्यू निकालें, तो p ऑफ 3 की वैल्यू है 9, p ऑफ 3 रखेंगे तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, ये तीनों 0 नहीं होंगी। तो एक के साथ क्या आएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 2, तो 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 1, तो आ गया 6 से 3 यहाँ रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 इंटू 3 6b, 3 यहाँ रखेंगे तो 3c और प्लस d और इक्वल टू है 9। हमने यहाँ पे 6a, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 6 इक्वल टू 9, तो यहाँ से a की वैल्यू भी अपने पास 0 आ गई। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0, इतना नोट कर लीजिए भाई पहले। तो हमारे पास a की वैल्यू भी 0 आ गई। अब ये जो वैल्यूज़ आई वो अपन ने पुट कर दिया, तो हमारे पास जो है a की वैल्यू 0 आई तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, b की वैल्यू 0 आई तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और d की वैल्यू कितनी है 6, तो आ जाएगा 6। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास जो है px की वैल्यू होगी। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ ये जो अपन ने ABCD लिए हैं वो ये वाले ABCD अलग अलग हैं, इसको a डैश b डैश c डैश d डैश ले लो, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो इसे भी ABCD ले लिया, ऐसे भी ABCD ले लिया, चारों अलग अलग हैं। तो ये a डैश b डैश c डैश d डैश ले लिया अपन ने। ये हमारे पास px आ गया। अब बोला गया है p ऑफ 4 की वैल्यू निकालो, तो रख दो भाई 4, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 24 प्लस 10, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 34। तो p ऑफ 4 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी क्वेश्चन नंबर 8 की, वो कितनी आ जाएगी 34। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। तो नोट कर लो भाई, सही आंसर है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 अपना सॉल्व हो गया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन डिफाइन है r से लेके r, और बोला गया है जो f(x) है, ये क्वेश्चन ऐसा अपन ने टीचिंग नोट्स में भी किया है, ये x प्लस पी स्क्वायर जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये है px प्लस 5 जब x इज ग्रेटर देन 2 है।
बोला गया ये फंक्शन अगर सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव मतलब इसकी रेंज अगर ऑल रियल नंबर है तो पी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्हाट नहीं तो आगे बढ़े, ये अगर सर्जेक्टिव है तो बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी, पी की जितनी भी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज होंगी उनका सम निकालना है। चलिए अपन करते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी ग्राफ बनाने की अपन ने कोशिश की तो अपन लेस देन इक्वल टू 2 में बनाते हैं, तो जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर, तो जीरो पे पी स्क्वायर ये हो गया, और ये जो है हमारे पास इसका ग्राफ 2 पे 2 तक है ना, तो 2 और रख लें भाई, तो 2 पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 पे वैल्यू हो जाएगी p प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पी स्क्वायर, ये 2 पे वैल्यू हो गई, दोनों पे इक्वालिटी है, ये अपने पास ग्राफ हो गया, ये अपने पास ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस पी स्क्वायर जब x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हमारे पास पी एक्स प्लस 5 है, यहाँ पे कहानी देखिए आप, ये y की वैल्यू हमारे पास है पी एक्स प्लस 5, इसकी जो स्लोप है वो p है। अब स्लोप अगर नेगेटिव लेते हैं अपन, स्लोप पॉजिटिव लेते हैं, स्लोप 0 लेते हैं, 3 केस पॉसिबल हैं। पहला केस अपन ने लिया जब स्लोप की वैल्यू 0 होगी, जब स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा 5, कहीं भी हो जाए कांस्टेंट फंक्शन 5 होगा, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो इसकी रेंज कभी भी देखेंगे तो ऑल रियल नंबर नहीं आएगी, जब y एक्सिस पे चपटाएंगे तो कुछ कम आएगी, तो m की वैल्यू 0 तो ना हो सकती, पहला केस ये नोट कर लीजिए भाई। अब अपन ने कहा कि भैया ऐसा हो सकता है कि m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो स्लोप नेगेटिव होगी, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, जब स्लोप नेगेटिव होती है ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो मान लीजिए इसकी 2 पे वैल्यू जो आई है वो ये हो या इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, कुछ भी हो, तीनों केसेस में हमारे पास जो ग्राफ होंगे वो ऐसे ग्राफ होंगे, या तो कर्व नंबर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, सही बात है। लेकिन इन तीनों केसेस में जब अपन रेंज निकालेंगे y एक्सिस पे चपटाएंगे तो ऊपर वाला बहुत सारा पार्ट y एक्सिस का रह जाएगा, मतलब हमारे पास जो है स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होने पे ये सर्जेक्टिव नहीं आएगा, तो ये वाला केस भी कैंसिल हो गया, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हमारे पास बचा स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब p की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारे पास पहला केस तो आ गया p शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास केस होगा जब p की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव होगा, तो कुछ इस तरीके की लाइन होगी, इस तरीके की लाइन होगी, तब क्या होगा, तो अपन ने 2 पे वैल्यू देखी तो आ गया 2p प्लस 5, तो 2p प्लस 5 की वैल्यू अपन ने एक केस लिया कि इसके इक्वल हो जाए, ये वाला क्या ले लिया अपन ने भाई, 2p प्लस 5 जो है वो इसके इक्वल हो जाए और इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो ऐसे ऊपर चली जाए, ऐसा ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास रेंज इसकी ऑल रियल नंबर होगी। दूसरा केस अपन ने लिया कि भैया ऐसा हो जाए कि ये हमारे पास जो 2 पे वैल्यू थी, ये वैल्यू थी 2 प्लस पी स्क्वायर, 2p प्लस 5 इससे बड़ी हो जाए, 2p प्लस 5 की जो वैल्यू है ना वो इससे बड़ी हो जाए, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा तो रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगी, ये वाला पार्ट छूट जाएगा, मतलब ये वाला केस तो नहीं हो सकता, मतलब 2p प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2 प्लस पी स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये वाला नोट कर लीजिए पहले। फिर अपन ने तीसरा केस लिया, तीसरा केस अपन ने लिया है कि हमारे पास जो 2p प्लस 5 है वो इससे छोटी हो 2 प्लस पी स्क्वायर से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था, ये 2 पे वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास 2 प्लस पी स्क्वायर आ रही थी, उससे छोटी हो, मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ कहीं वैल्यू है, तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा अगर p पॉजिटिव है, तो इस केस में भी ऑल रियल नंबर होगा, तो इस वाले केस में और इस वाले केस में ऑल रियल नंबर हो रहा है, मतलब हमारे पास जो 2p प्लस 5 की वैल्यू है, 2p प्लस 5 की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 प्लस पी स्क्वायर हो रहा है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया इसमें। तो चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी हो गई वो क्या हो गई, वो हमारे पास हो गई 2 प्लस पी स्क्वायर, मैंने ऐसा लिख दिया उल्टा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2p प्लस 5, तो यहाँ से हमारे पास हो गया पी स्क्वायर माइनस ऑफ 2p माइनस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया p माइनस 3 इंटू p प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन p की वैल्यू हो गई 3 से लेके इन्फिनिटी, ये दूसरी हो गई, और पहली इनइक्वालिटी कह रही थी p पॉजिटिव होगी, ये पहले थी, तो इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन देखेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, अगर अपन इनका इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि p की वैल्यू जो है वो 3 से लेके इन्फिनिटी हो जाए। लेकिन अब हमें क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसमें जितनी भी इंटीजर्स आ रहे हैं सबका सम निकालो आप, है ना, सबका सम निकालो, तो 3 से लेके इन्फिनिटी हो गया। अच्छा एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में, बोला गया है जो इंटीजर्स हो रहा है उनका सम निकालो -100 से +100 के बीच में, मतलब एक चीज़ और दी है कि भाई p की वैल्यू जो है वो -100 से +100 तक है, तो हमने ये चीज़ निकाली थी और ये चीज़ निकाली, एक कह रहा है 3 से इन्फिनिटी, दूसरा कह रहा है -100 से 100, इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 से लेके 100, तो इसके इंटीजर्स का सम हमें निकालना है,
मतलब हमें 3 + 4 + 5 अप टू 100 तक का सम निकालना है। तो हम ऐसा करें 1 से लेकर 100 तक का सम क्या होगा, 5050। 1 + 2 हमने आगे ऐड किया था, तो 1 + 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें -3, तो आंसर आ जाएगा 5047। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5047। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक फंक्शन, बोला गया है f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन fx + 2 × f of 2x + 1 upon x - 2 = 3x where x is not equal to 2, find the value of f of 3 upon f of 7 का मॉड। अब देखो भाई, अपन ऐसा करते हैं, पहले x के लिए 3 पुट करेंगे तो यहाँ f of 3 आ जाएगा। तो अगर मैंने x के लिए 3 पुट करके देखा तो यहाँ f of 3 आ गया, और यहाँ 3 पुट करके देखा तो 3 × 2 6 + 1 7 upon 3 - 2 1, तो f of 7, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 × 3 9। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर मैंने 7 पुट किया तो यहाँ आ गया f of 7, और यहाँ हमारे पास आ गया f of 7 × 2 14 + 1 15, और 7 - 2 हो गया 5 = 9, तो ये 3 हो गया। तो हमारे पास आ गया f of 7 + 2 of f of 3 = 9 नहीं आएगा, 7 पुट करेंगे तो 21 आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हमारे पास f of 3 और f of 7 में 2 इक्वेशन हो गई। इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करके f of 3 की वैल्यू निकालेंगे और f of 7 की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो नोट करें यहाँ तक, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई थी ये f of 3 + 2 of f of 7 = 9। दूसरी इक्वेशन ये थी, ये 2 of f of 3 + f of 7 = 21। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में अपन 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 4 of f of 3 + 2 of f of 7 = 42, और ये हो जाएगा f of 3 + 2 of f of 7 = 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 of f of 3, भाई 10 जाता तो 32 आता, ये आ गया 33। तो f of 3 की वैल्यू आ गई 11। f of 3 की वैल्यू 11 यहाँ रख दें, तो ये हमारे पास हो गया 11, और 9 - 11 हो गया -2। तो f of 7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। तो हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 3 upon f of 7 का मॉड। f of 3 upon f of 7 का मॉड, तो ये आ गया 11 upon -1, मतलब -11 का मॉड। तो आंसर इज 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आया वो हो गया 11। तो इसी तरीके से अपन जो फंक्शन की शीट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अपन एक्सरसाइज 2 का स्पेशल डीबीपी नंबर 2 ये अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्पेशल डीबीपी नंबर 3 के साथ। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।